नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां मेन्हा गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। साथ ही बात होगी अकोला की, जहां गौरी बालकृष्ण मुरुमकर ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी क्षेत्र के पट्टी रानीगंज मार्ग पर स्थित मेन्हा गांव के पास दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सड़क पार कर रही नीलगाय ने अचानक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बेकाबू नीलगाय सामने से आ रही कार में जा घुसी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक की पहचान 27 वर्षीय बिपिन पाल पुत्र राम भुआल निवासी असूड़ी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विपिन किसी काम से पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजन का रो रो का बुरा हाल है। विपिन अपने परिवार के लिए सहारा था। उसकी 6 माह की एक पुत्री है। छोटा भाई दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, जबकि पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते हैं। मौके पर पहुंची पट्टी पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले नील गाय ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी और फिर उछलकर कार में जा घुसी, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मुरुमकार परिवार की प्रतिभावान महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी गौरी बालकृष्ण मुरुमकार ने देश भर के दिग्गज खिलाड़ियों के सामने अपना दमदार प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया है। गौरी ने प्रतियोगिता के प्रत्येक मुकाबले में शानदार लय, सटीक तकनीक के बल पर प्रतिद्वंदियों को पराजित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मुरुमकार परिवार तथा अकोला जिले का नाम ऊंचा किया। महिला बॉक्सिंग में गौरी ने अब तक विभिन्न स्तरों पर अनेक पदक व पुरस्कार जीतकर उल्लेखनीय इतिहास रचा है। उसके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना हो रही है। जगदीश मुरुमकार, महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के तालुका अध्यक्ष प्रमोद मुरुमकार, खिरपुरी के मांझी सरपंच गणेश मुरुमकार आदि ने गौरी बालकृष्ण मुरुमकार का सत्कार कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। छोटा उदयपुर जिले के बोडेली शहर में आज रेलवे फाटक पर आई तकनीकी खराबी के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। फाटक के एक तरफ का सिग्नल नहीं खुलने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गई, जिससे आपातकालीन सेवा प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों का कहना है इस फाटक पर अक्सर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्थिति की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और तकनीकी खराब को दूर किया, जिसके बाद ट्रैफिक फिर से सामान्य हो सका। बोडेली ढोकलिया फाटक नजीक वारंवार फाटकની તકલીફ હોવાથી એક ફાટક ખુલે છે ને એક બંધ થઈ જાય છે। વારંવાર આ સમસ્યા સર્જાય છે, છતાં પણ રેલવે તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની કાળજી લેવામાં આવતી નથી અથવા તેનું સમારકામ કરવામાં આવતું નથી અને પબ્લિકને વારંવાર મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે। તો વહેલી તકે આનું સમારકામ થાય એવી સરકારશ્રીને વિનંતી। લગભગ આ છેલ્લા 2-3 મહિનાથી આ સમસ્યાઓ સર્જાઈ રહી છે અને અહીંયા બ્રિજ બનવાનો છે એનો બ્રિજ બનવાનો તો સરકારે નિર્ણય લીધો છે, પણ હજુ કોઈ એનો ઉકેલ આવેલો નથી। એવું જણાવો કે એમ્બ્યુલન્સ પણ પાછી ગઈને બધા પાછા જાય છે। હા, એટલે વારંવાર ફાટક બંધ થઈ જાય છે, એટલે કે કોઈ 108 એમ્બ્યુલન્સ આવે તો પણ એ સમસ્યાઓ સર્જાય છે અને દર્દીઓને વારંવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। શું નામ? चौहान महेंद्र से। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। कोटा बोर खेड़ा स्थित समृद्धि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान स्थानीय निवासी एक बार फिर आवाज उठाने को मजबूर हुए। रविवार को नायक की टीम कॉलोनी में पहुंची और कॉलोनी की बदहाल स्थिति का जायजा लेकर लोगों की समस्याएं सुनी। नायक ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कोटा विकास प्राधिकरण और प्रशासन को सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। यदि समय सीमा के भीतर समस्याओं का निश्चित समाधान नहीं किया गया तो कॉलोनी वासी और नायक नेतृत्व मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। पिछले कई दिनों से कॉलोनी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं और गश्त न होने से असामाजिक तत्व बेखौफ की तरह घूमते हैं। सड़कें उखड़ी हुई हैं और कॉलोनी में साफ सफाई की व्यवस्था भी बदहाल पड़ी हुई है। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर और क्या देखा है? समस्या यहाँ पे कुछ ढंग से है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी ढंग से नहीं है, ना यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था ढंग से। लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं, लोगों के गहने चोरी हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों की साइकिलें, बच्चों की साइकिलें चोरी हो रही हैं, पानी की मोटरें चोरी हो रही हैं।
ये सबसे बड़ा इशू है कि लोगों को ये विश्वास नहीं है। जो हम कहते हैं कि चोरों में विश्वास है, आम जन में भय है। जो पुलिस की जो टैगलाइन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो यहाँ उल्टी हो रखी है। यहाँ अपराधियों में तो विश्वास हो रखा है और आम जन में भय हो रखा है। आम जन की कोई सुनने वाला नहीं है। अभी लोगों ने क्या समस्या बताई है? बताया कि भाई चोरी ज़्यादा हो रही है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो बेसिकली मूल सुविधा होनी चाहिए वो तक भी नहीं है। नहीं है। आज हमने बात करी तो इन्होंने हमें बताया पार्क कोई भी कॉलोनी होती है तो पार्क की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आज केडी कोई भी लेआउट पास करती है ना, तो उसमें 12.5% आंतरिक विकास के पेटे रोकती है। क्यों रोकती है? कि वो आंतरिक विकास उस कॉलोनी में जब होएगा, उसमें पार्क डेवलप होएगा, रोड्स डेवलप होंगी, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होएगा, लाइटिंग पूरी होएगी, जब वो 12% प्लॉट्स को रिलीज करती है केडीए, है ना। तो अब इस कॉलोनी में भी यही हुआ होगा, लेकिन इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के नाम पे 0/0 है। ड्रेनेज सिस्टम फेल, पार्क ओसीएफ फेल, लाइटिंग सिस्टम फेल, सिक्योरिटी फेल, क्या क्या चीज़ें मैं बताऊं, सब चीज़ें फेल हैं। और केडीए प्रशासन जाग जाए, है ना। सिर्फ फर्जी पट्टे बनाने में मत लगे रहो। फर्जी पट्टे बना के जो करोड़ों रुपए आपके अधिकारी कमा रहे हैं, उनमें मत लगे रहो। यहाँ जिनको पट्टे दे रखे हैं आपने, जो कॉलोनियां आपने कागजों में दिखा रखी हैं, उन कॉलोनियों को विकसित कराओ। ये बच्चे भी हमारा परिवार हैं, ये माताएं भी हमारा परिवार हैं। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा में 2019 श्रीनाथपुरम स्टेडियम के सामने हुए बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड मामले में पहले से ही पुलिस गिरफ्तार में चल रहे आरोपी अजय सिंह हाडा उर्फ अज्जू और महेश झांझोट को आज कड़ी व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय में दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। मामले को गंभीरता से देखते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई जेल रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेगी। शहर में इस पेशी को लेकर दिन भर चर्चा बनी रही है, क्योंकि यह मामला वर्षों से कोटा में सुर्खियों में रहा है और पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद में बार बार पुलिस और अदालत के दरवाजे खटखटाता रहा है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के लालू छपरा स्थित SH 74 पर मलाही मोड़ के पास एक तेज रफ्तार 4 चक्के वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पारू थाना क्षेत्र पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हादसे के कारण सड़क पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने घटनास्थल से बाइक और क्षतिग्रस्त हिस्सों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। गुजरात राज्य पुलिस प्रमुख श्री विकास साय ने आज सभी शहर जिला पुलिस प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे पिछले 30 वर्षों में गुजरात के विभिन्न पुलिस थानों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जांच की सत्यापन प्रक्रिया अगले 100 घंटों के भीतर पूरी करें और डोजियर तैयार करने के आदेश दिए हैं। 8 नवंबर को गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों को अरेस्ट किया था और उनसे आर्म्स एम्यूनिशंस कब्जा किया था। उसके एक दिन बाद 9 तारीख को फरीदाबाद में भी राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध में कार्रवाई की गई और उसी दिन दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ। इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के गुजरात पुलिस सतर्क हुई और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को ये सूचना दी गई थी कि गुजरात में पिछले 30 साल में जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हमारे दायरे में आए हैं, जिनके विरुद्ध में गुनाह दाखिल हुआ है, उन सब का लिस्ट को अपडेट किया जाए और लिस्ट अपडेट करने के बाद उन सब की चेकिंग की जाए। इन डेप्थ वो अभी क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं उसके बारे में चेकिंग करने के लिए गुजरात राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी गई थी। आज हमने गुजरात राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को इसके बारे में फिर से एक सूचना दी है और हमने सभी पुलिस स्टेशनों को ताकीद किया है कि अगले 100 घंटे में ये जितने राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उन सब का चेकिंग हो जाना चाहिए और चेकिंग हो जाने के बाद अभी वो क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करके उन सब का डिटेल्ड डॉजियर तैयार करने के लिए भी हमने सूचना दी है।
पिछले 30 साल में गुजरात में ऐसे जितने भी तत्व हैं वो सब की चेकिंग अभी से लेकर 100 घंटे के अंदर पूर्ण करने के लिए गुजरात राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी गई है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई बालाघाट ने प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के मार्गदर्शन और जिलाध्यक्ष इंद्रजीत बोज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम 6 सूत्रीय मांग पत्र का विस्तृत स्मरण पत्र कलेक्टर मृणाल मीना को सौंपा। जिलाध्यक्ष भोज ने बताया कि संघ ने मुरैना में आयोजित 25वें त्रिवर्षीय महाधिवेशन 2025-26 में मार्च को मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। मुख्यमंत्री ने तत्काल चर्चा और निर्णय का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 माह बीतने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। बोज ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संघ जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ये पत्रकार लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, आज हम जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी विभिन्न मांगों का स्मरण पत्र उन्हें सौंप रहे हैं। उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपने मुरैना डिवीजन में हमारे संगठन की जो मांगे थी उन पर आश्वासन दिया था कि वो पूरा करेंगे। तो हमारी मुख्य मांगे पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए। भोपाल के मालवीय नगर स्थित हमारे पत्रकार भवन की भूमि जिसे कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने हमसे छीन लिया था, हमें वापस की जाए। पत्रकार पेंशन योजना, मध्य प्रदेश के सभी किसान पत्रकार भवन की निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए पत्रकारों के लिए। टोल टैक्स से मुक्ति दिलाई जाए। टोल टैक्स में श्रमजीवी पत्रकार जो रहते हैं उनको टोल टैक्स माफ़ किया जाए और पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को निःशुल्क करके सभी पत्रकारों को इसका लाभ पहुँचाने की योजना घोषित की जाए। ये सब मांगों का एक स्मरण पत्र लेके हम आज जिला कलेक्टर को देने आए हैं, ताकि हमारे इस मांग पत्र को और स्मरण पत्र को वो मोहन यादव तक पहुंचाए और उन्हें याद दिलाएं कि श्रमजीवी पत्रकार संघ से जो आपने वादा किया उसे पूरा करें, अन्यथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बांदा ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग के राम जानकी मंदिर के गोसाई तालाब के पास दिव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस कथा के 6वें दिन श्रद्धालु भक्तों को कथावाचक लोकेंद्र दास जी महाराज ने राम कथा का रसपान कराया। कथा के दौरान पूज्य संत कथावाचक लोकेंद्र दास जी ने श्रद्धालु भक्तों को नशा मुक्ति का विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सिगरेट, तंबाकू, शराब, बीड़ी जैसे नशों से मुक्त होने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी की कामना की कि वे नशा मुक्त समाज का निर्माण करने में योगदान करें। यह आयोजन श्री 1008 श्री परमेश्वर दास जी महंत कुरसेजा धाम जी के संरक्षण में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे, जिन्होंने राम कथा का रसपान किया और नशा मुक्ति का संदेश प्राप्त किया। कहाँ आए हुए हैं और ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है? मवई ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। क्या मानते हैं इसकी कैसी सिद्धि होती है? बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं कथा। ये सिद्धि इसलिए होती है कि वातावरण को शुद्ध करता है और हमको ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से यज्ञ चलते आ रहे हैं। उसी परंपरा का निभाते हुए जनमानस के कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु ये यज्ञ किए जाते हैं। यहाँ लोग अनेक हजारों की मात्रा में लोग राम कथा सुनते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। कितने दिनों का कार्यक्रम है ये? 9 दिन का, 9 दिवसीय है। 2 तारीख से 20 तारीख तक। 20 तारीख का विशाल भंडारा है यहाँ। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के पूर्व नगर सेवक कुणाल दिनकर पाटिल ने अपने प्रभाग में कार्यकर्ताओं का बैठक आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। नागरिकों ने इस दौरान पानी, सड़क, बिजली आपूर्ति और स्वच्छता जैसी कई समस्याएं उनके समक्ष रखी। कुणाल पाटिल ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि आने वाले समय में प्रभाग की एक भी समस्या लंबित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और कल्याण ग्रामीण के विधायक राजेश मोरे के माध्यम से आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभाग के नागरिकों ने इससे पहले भी कुणाल पाटिल को मजबूत समर्थन दिया है। पाटिल ने उम्मीद जताई कि ये साथ आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। कार्यकर्ता मिले उत्साही प्रतिसाद के लिए उन्होंने उपस्थित सभी नागरिकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया तथा प्रभाग विकास की पुनः एक बार गारंटी दी। कुणाल पाटिल फाउंडेशन के माध्यम से कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा नियोजन आप लोगों ने किया। आप सभी का मैं प्रथम आभार व्यक्त करूंगा। आज माझ्या भाषणाला सुरुवात करत असताना शिव छत्रपती शिवाजी महाराज
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, अण्णाभाऊ साठे, मौलाना. आज जे काही 2 शब्द सांगणार आहे, जे काही 2 शब्द बोलणार आहे, खूप महत्त्वाचे असतील. कारण गेल्या 10 ते मी केलेलं कार्य आपल्या समोर कार्यकर्त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला, सांगण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर या व्यासपीठावर बसलेले आमचे बंधू हिवाळे साहेब असतील, अनिलदादा पाटील, जे माझ्या सोबत नेहमी जसं की राम लक्ष्मणाची जोडी निघते असं पूर्ण या परिसराला माहिती आहे, त्याप्रमाणे आम्ही दोघं निघत असतो. त्याचप्रमाणे शंकरभाऊ जाधव एक माझ्या हाताला हात धरून मला साथ देत असतात आणि मामांची साथ तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. राकेश मामा असतील, नितेश मामा असतील, यांनी देखील खूप महत्त्वाची एक बाजू मांडलेली होती. त्या बाजूला एक रशी कशी मोठी खेचता येईल, मोठं करता येईल, त्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. लासुरे साहेब असतील आणि या ठिकाणीचे जे माझे कार्यकर्ते योगेश खराटे साहेब असतील, कारण योगेश खरा माध्यमातून देखील आपण काही समस्या दूर केलेल्या आहेत. सांगायचं तात्पर्य एवढंच की माझा कार्यकर्ता अल्पेश कातिलकर, नवनाथ दराडे साहेब असतील, समस्या मी पत्राद्वारे त्यांच्याकडे मांडलेल्या आहेत. ते देखील आपल्याला नक्कीच आपल्याला काम करून देतील अशी ग्वाही त्यांनी दिलेली आहे. गेल्या 2 हप्त्यापूर्वी देखील मी त्यांना भेटलो होतो. त्यांना आपली पाण्याची समस्या जी होती ती मी त्यांच्याकडे मांडलेली आहे, पत्र देखील दिलेले आहेत. कारण योगेश खराटे नेहमी माझ्या संपर्कात असतात. माझे इथले काही कार्यकर्ते, छुपे कार्यकर्ते, ते देखील माझ्या संपर्कात राहून मला सांगत असतात की दादा अशाला असं माझं काम होतं, ते योगेश खराटेजींनी केलं, अल्पेश दादानी केलं, कपिल दादानी केलं, असं सांगत असतात. तर आमदार साहेब आपले राजेशजी मोरे आहेत, ते कुठेही जाऊन आज तुम्हाला माहिती असेल की आपल्या या परिसरामध्ये आमदार आपल्याला जसं पाहिजे होतं तसं मिळालेलं आहे. कारण आमदार साहेबांना मी देखील फोन केला, तुम्ही देखील फोन केला, तरी ते रिसिव्ह करतात. काम जो होणारा असेल तो नक्की हो सांगतात, जर नसेल होणार तर त्याला सांगतात की आपल्याला वेळ लागेल. या देखील काही गोष्टी आपण बोललो पाहिजे. आज खरं तर तुमच्याशी मला बोलायचं खूप काही आहे. हिवाळे साहेबांनी सांगितलं की या परिसरामध्ये बौद्ध विहार नव्हता, तो आपण करून दाखवलं, सो खर्चाने केलेलं आहे. अशी अनेक कामं मी सो खर्चाने गेल्या 10-15 वर्षामध्ये केलेली आहे. आज राहिलेल्या गोष्टी काही असतील अडीअडचणीच्या, मला वाटतं एक या परिसरासाठी रस्ता, योगेशजी बरोबर ना, रस्ता आपला, आणि काही गोष्टी अशा होत्या की आता नगरसेवक होऊन आम्ही बरेच वर्ष झाले की प्रशासक याच ठिकाणी आपल्याला लागू झालेला आहे. प्रशासक, त्या प्रशासकच्या माध्यमातून काही कामं होत नव्हती, त्यासाठी आपण आमदार निधीतनं या ठिकाणी आपण कामं देखील करणार आहोत. आता मला पत्र पण आपले आलेले, अशा कशी लवकर मार्गी लागतील ते देखील मी प्रयत्न करेन अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। आगामी जिंतूर नगर परिषद चुनाव 2025 के लिए आज नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई। चुनाव निर्णय अधिकारी एवं सेलू उप विभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी ने इसकी जानकारी दी। नगराध्यक्ष पद के लिए कुल 11 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ये पद शहर की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होने के कारण इसमें विशेष उत्साह देखा गया। नगर सेवक पद के लिए विभिन्न प्रभागों में कुल 130 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ कई अपक्ष उम्मीदवार भी शामिल हैं। नामांकन केंद्र पर दिन भर कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं की भारी भीड़ रही, लेकिन सुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की हिस्सेदारी इस वर्ष के चुनाव को अत्यंत रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बनाएगी। नमस्कार, मी शैलेश लाहोटी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिंतूर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 तथा उपविभागीय अधिकारी सेलू। आज नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत नगर सेवक पदासाठी एकूण 130 नामनिर्देशन पत्र दाखल झालेले आहेत। तसेच नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण 11 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केलेले आहेत। उद्या छाननी प्रक्रिया दिनांक 18 नोव्हेंबर 2025 सकाळी 11 वाजता तहसील कार्यालय सभागृह
जिंतूर येथे सुरुवात होईल। यावेळेस उमेदवार, त्यांचे एक सूचक किंवा उमेदवारांनी लेखी प्राधिकृत केलेला एक व्यक्ती, अशा 3 व्यक्तीपेक्षा इतर कोणालाही छाननी प्रक्रियेवेळेस प्रवेश दिला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी। येताना उमेदवारांनी त्यांचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स शक्यतो घेऊन येणे, कारण जर आक्षेप उद्भवला तर आपल्याला ते ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स प्रस्तुत करता येईल। धन्यवाद। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।